आप जब प्रशासनिक सेवा में रहते हैं तो नेता, प्रेस और पब्लिक इन तीनों के साथ मिलकर काम करते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सरकारी संसाधन है वो जो कमजोर और गरीब तबका है उस तक इफेक्टिवली पहुंचे, उसके दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। बीजेपी बिहार में एक तरह से अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, बहुत ही कमजोर है। देखिए, मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा हुआ रहूँगा, उनके लिए काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। कि बिहारी मजदूरों के बारे का हिंसा फैला था, कोई हिंसा नहीं हुआ था। मीडिया को और पुलिस महकमे को, दोनों को ये देखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत ना हो। हमारे साथ अभी तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। चर्चा में तब आए थे जब बिहार और तमिलनाडु के बीच में एक हिंसा जैसा माहौल उत्पन्न हुआ था मजदूरों के बीच में। तब इनका चर्चा तमिलनाडु और बिहार दोनों जगह तेजी से फैला था, लेकिन उससे भी ज्यादातर चर्चा अब है क्योंकि अब रिटायर कर चुके हैं। रिटायर करने के बाद आरजेडी पार्टी ज्वाइन की है। पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, और आपके आजकल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर, आप एजुकेटेड होते हुए अनेकों पद पे काम किया, मतलब कि कैसा लगा, युवाओं को एक संदेश दीजिए। देखिए, खासकर मैं बिहार के युवाओं को से बात करना चाहूँगा। तो मैं कहूँगा कि जो जिस तरह का नौकरी हमने किया, जो यूपीएससी के एग्जाम से, तो एक ऐसी व्यवस्था में आप काम करते हैं जिसमें आपको सम्मान मिलता है और बहुत बेहतरीन काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों से जुड़ के काम करते हैं, लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम करते हैं। शासन व्यवस्था जो है, इसके बराबर सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन सही से काम नहीं कर पाते, इसके लिए लोगों को परेशानी ज्यादा होगा। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, कोई भी प्रशासन परफेक्ट तो नहीं है, कहीं भी दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, और हर जो जो सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। लेकिन आप ऐसे देखिए कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, जैसे पुलिस की शिकायत आमतौर से जनता करती है, लेकिन एक दिन अगर आप सोचिए कि पुलिस को छुट्टी दे दिया जाए पूरे राज्य में या पूरे देश में, तो एक अराजकता की स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाएगी। तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ है कि इसके साथ शिकायतें हो सकती हैं और होनी भी चाहिए, खासकर जब नेताओं का भी दबाव आप लोग पर रहता होगा। देखिए, आप जब प्रशासनिक सेवा में रहते हैं तो नेता, प्रेस और पब्लिक इन तीनों के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि तीनों का अपना अपना रोल है। पब्लिक इसलिए क्योंकि आप पब्लिक के लिए काम करते हैं, प्रेस इसलिए क्योंकि आप जो बातें हैं या जो घटनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाते हैं, और नेता इसलिए क्योंकि वो चुन के आते हैं और समाज ने उन्हें ये रोल दिया है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करके लोगों तक डिलीवरी करें। तो एक तरह का ये एक जिम्मेवारी होती है एक अधिकारी को इन तीनों के प्रति। इतने बड़े बड़े पद पे आपने रहा, रिटायर करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि राजनीति करना है, लोगों को सेवा करना है, और राजनीति करना है, फिर आरजेडी पार्टी में क्यों ज्वाइन किया? देखिए, राजनीति का जो मेरा डिसीजन है वो, क्योंकि आप जिस समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं उस समाज का विरोध पहले से रहा है, तो क्या लगता है कि आपको उस पार्टी में जाने के बाद इस चीज को सुधार पाएंगे? देखिए, ये दो तीन सवाल आप एक साथ कर रहे हैं। पहली बात कि राजनीति में आने का के लिए प्रेरणा मुझे मेरे लोगों से, शुभचिंतकों से मिली, मेरे परिवार से, और जो जिनको मैं परिवार का सदस्य मानता हूँ, जो मेरा बड़ा परिवार है, जहानाबाद अरवल की जनता, उनसे मिली, तो हमने डिसाइड किया। दूसरा कि राजनीति क्यों, तो राजनीति को मैं एक समाज सेवा का बड़ा प्लेटफॉर्म मानता हूँ। आपका जज्बा ये होना चाहिए
कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सरकारी संसाधन है वो जो कमजोर और गरीब तबका है उस तक इफेक्टिवली पहुंचे, उसके दरवाजे तक पहुंचना चाहिए, तभी कोई भी व्यवस्था अपने आप को सफल कह सकती है। और तीसरी बात जो आपने कहा कि हमने आरजेडी शुरू किया, तो ये विचारधारा की बात है। आपने खुद कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो अगर पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो मुझे चीज़ों को समझने की भी क्षमता है, चीज़ों को समाज को समझने की क्षमता है। लेकिन जिस समाज से आप आते हैं, लोग कहते हैं कि समाज में एजुकेटेड लोग होते हैं, तो फिर इस चीज़ को वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, हम आज सुबह एक चैनल से बात कर रहे थे और इसी विषय पर बड़ी लंबी वार्ता हुई, तो मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि आज जिस समाज से हम आते हैं उस समाज को एक बार ये देखना चाहिए कि आज तक जिसके साथ वो थे वहाँ से क्या मिला उनको, और आगे अगर भविष्य में उन्नति करना है, विकास की प्रक्रिया में भागीदार होना है, राजनीति में अपनी भागीदारी मजबूत करनी है, तो जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो A to Z का नारा दे रहे हैं और आगे बढ़ के बुला रहे हैं, देखिए हम जाना चाहिए समाज को। हम लोग संस्कारी लोग हैं और हम लोग सम्मान अगर कोई देता है तो हम उसको सम्मान लौटाते हैं, और कोई अगर सम्मान से बुला रहा है, आप जैसे देखते हैं कि शादी ब्याह के समय लोग पुराने जो एक दूसरे के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं वो भूल के जाते हैं कि भाई ये अपने लोग हैं और घर में एक अच्छा काम हो रहा है। तो इसी तरह से अगर कोई राजनेता, कोई एक पार्टी आगे बढ़ के आपको बुला रही है तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि यहाँ आने से हमारे भविष्य में क्या क्या बेहतरी हो सकती है। चूड़ा और दही का बात तेजस्वी यादव करते हैं कि बहुत दिन से चूड़ा और दही नहीं जमा है। इस बार लोकसभा विधानसभा में A to Z का समीकरण लेके अब चूड़ा दही पे विशेष ध्यान देना, लगता है कि ये समीकरण परफेक्ट काम कर पाएगा चुनाव में? देखिए, ये समीकरण एक नेचुरल समीकरण की तरह काम करेगा और काफ़ी इसका रिजल्ट जो होगा, जो परिणाम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। बीजेपी बिहार में एक तरह से अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, बहुत ही कमज़ोर है, और जो महागठबंधन है उसके साथ जो सामाजिक समीकरण है वो बहुत मजबूत है। और महागठबंधन जिस विचार को लेके इस चुनाव में जा रहा है वो विचार जो हमारा संविधान है, जो हमारा संस्कृति है, उसको मजबूत करने का है, और हमारी जनता हमेशा संविधान और संस्कृति को मजबूत करने वाली शक्तियों का ही साथ देगी। जब आरजेडी पार्टी ज्वाइन किए थे तो आपके बारे में चर्चा तेजी से वायरल हुआ कि जहानाबाद से एक बहुत ही बड़े चेहरा इस बार प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं आरजेडी। ये लगता है कि आप जनता के बीच में जाएंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए, मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा हुआ रहूँगा, चुनाव उनके लिए काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव एक राजनीतिक विषय इस सेंस में है कि जो पार्टियां हैं वो डिसाइड करती हैं, तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो डिसाइड करता है। आरजेडी एक महागठबंधन का हिस्सा है जिसमें 7 पार्टियां हैं, तो इसमें कौन दल कहाँ से लड़ेगा, कौन से दल कितने सीट पर लड़ेगा, कौन सा उम्मीदवार कहाँ लड़ेगा, तो इन बातों का मंथन तो शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर होता है। एक अंतिम सवाल, जब बिहार और तमिलनाडु के बीच में हिंसा फैला था मजदूरों के बीच में, मनीष कश्यप प्रकरण को लेकर आपका भी चर्चा बिहार में काफी हुआ था, क्या मतलब कि लगता है कि उसमें बिहारी मजदूर को वहाँ पे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, वीडियो जो वायरल हो रहा था, क्या उसमें कितना हकीकत था? देखिए, पहले बात तो मैं आपके क्वेश्चन को करेक्ट कर दूं
कि बिहारी मजदूरों के बारे के का हिंसा फैला था, कोई हिंसा नहीं हुआ था। तो और हमने उस समय तमिलनाडु में कार्यरत रहते हुए भी बहुत सारे चैनल के माध्यमों से इस बात का खुलासा किया था कि ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है, और एक बिल्कुल फेक वीडियोस को सर्कुलेट किया गया। इससे मीडिया को और पुलिस महकमे को, दोनों को ये देखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत ना हो। सर वीडियो ये कहाँ से वायरल हुआ? आप लोग जांच किए होंगे बड़े लेवल पे, बिहार से या फिर तमिलनाडु से? कोई दोनों राज्य के बीच में हिंसा फैलाने के लिए किया गया था? देखिए, मैं जांच की प्रक्रिया में भागीदारी मेरी नहीं रही है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं। सर मनीष कश्यप पे जो धारा लगाया गया 20 लाखों के पीछे है, आपको पता होगा कि इस धारा में उनको कितना दिन का सजा होगा या जेल होगा, तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप बाहर आ पाएंगे कि या फिर उनको अंदर जाना पड़ेगा? देखिए, ये मामला न्यायालय में है, और न्यायालय में जब विचाराधीन कोई विषय होता है तो उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी। यहाँ पे मनीष कश्यप के द्वारा मतलब कि लग रहा था कि उन्होंने गलत किया है वीडियो बना के, या वीडियो कुछ गलत प्रसारित किया गया था। देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, वो प्रश्न जो जांच का अधिकारी है वो उसका जवाब दे सकता है, क्योंकि जिस अधिकारी ने जांच किया होगा उसे मालूम होगा कि उसके पास क्या साक्ष्य है। तो मैंने कोई उसका केस डायरी नहीं देखा है, मुझे पता नहीं है, तो उसके बारे में मेरे पास कोई फैक्चुअल डिटेल्स नहीं है।